Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कोलॉइडल केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड्स। ठीक है, लास्ट हमने क्लास में जो पढ़ा था, हमने सीखा था कोलॉइड क्या होता है और कोलॉइड के वो किस किस तरीके कोलॉइड के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज classification of colloids. Classification of colloids. देखिए बेटा, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाली हूँ, तो बहुत आसान भाषा में अपने दिमाग में यहाँ रखना, तभी तुम क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन का आंसर जो भी आपका पेपर आएगा उसमें यहाँ से कर पाओगे। रटने से कोई फायदा नहीं है। इस चैप्टर को जितना आप समझोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज न्यूमेरिकल भी उतनी आसानी से हो जाएंगे और थ्योरी पार्ट लिखना भी आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्लासिफिकेशन। बहुत आसान भाषा में समझते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे दो कैटेगरीज में। देखो, क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे भाई। एक तो हो सकता है इंटरैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन कि एक का दूसरे पर क्या फोर्स लग रहा है। इंटरैक्शन किसका? और डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज का। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो है वो हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे बेटा। आपको ये चार्ट इस तरह से नहीं मिलेगा कहीं पर भी। एक ही में कोलॉइडल सारे के सारे कोलॉइड्स पढ़ाऊंगी मैं आपको। बस आसान भाषा में यहाँ डालते जाओ, दिमाग में डालते जाओ आराम से। ठीक है, देखो सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन किसका भाई? इंटरैक्शन किसका होगा? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। फेज मैंने ऊपर लिखा है, डिस्पर्स्ड मीडियम मैंने नीचे लिखा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एड्सॉर्बेट में ऊपर लिखती थी, बेंट में नीचे लिखती थी। भाई बेट जो आ रहा है उस पर एड्सॉर्ब होने वो ऊपर आएगा और जो बेंट होगा जो एड्सॉर्ब कर रहा है वो नीचे है। ऐसे मीडियम को हमेशा बाद में लिखो, पहले फेज को लिखो। ठीक है, जब मैंने चार्ट बनाया था तब भी मैंने डिस्पर्स्ड फेज पहले लिखा था, मीडियम बाद में। ऐसे ही जब आपका सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हो तो पहले सोल्यूट लिखते हो, बाद में सॉल्वेंट लिखते हो। ठीक है, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं। आदत बना लो तो तुम्हें न्यूमेरिकल करने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब आगे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन के बेसिस पर एक ये भी तो हो सकता है कि कोलॉइडल पार्टिकल को मैं डिवाइड करूं उनके साइज के बेसिस पर, क्योंकि मैंने जो आपको पढ़ाया वो पढ़ा है कि 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में कोलॉइड्स आते हैं, है ना। अब सोचो अब जब पार्टिकल साइज इतना वाइड मैंने बता दिया, आप इस तरह से बोल लो या फिर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर ये बोल लो। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, जिस मर्जी में आपको याद रहता हो उसमें याद रख लो, बट आई प्रेफर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आई प्रेफर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 से 10, 10 से 1000, 1000 से ऊपर वो। ठीक है, तो 10 से 1000 यानी कि 10 टू इसकी रेंज क्या होती है बेटा? 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी रेंज है। अब इस रेंज के अंदर तो बहुत सारे रेंज आ गए ना। सोचो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में तो भाई 11 एंगस्ट्रॉम भी आया, 12 भी आया, 15 भी आया, 20 भी आया, और वहीं पर अगर मैं लगाऊं तो 912 एंगस्ट्रॉम भी आया, है ना। तो अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं तुमसे, मान लो कोई 15 एंगस्ट्रॉम है तो ये भी कोलॉइड है, और मैंने किसी से कह दिया 912 एंगस्ट्रॉम है तो ये भी कोलॉइड है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर अब इन दोनों को कैसे अलग करोगे, इसीलिए हमने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो बनाया वो था ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल का क्या साइज है उसके बेसिस पर। ठीक है, एक बनाया इंटरैक्शन, क्योंकि बेटा आपका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या कर सकते हैं? आपस में इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। और अगर वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो वो किस तरीके के होंगे? सोचो अगर डिस्पर्स्ड फेज यानी कि जो सामने से डाल रहे हैं हम, और डिस्पर्जन मीडियम दोनों आपस में बहुत बढ़िया इंटरैक्ट करें, तो दोनों के बीच की बॉन्डिंग, दोनों के बीच का इंटरैक्शन बहुत बढ़िया हो, तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे के साथ सुखी जीवन बिता लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। यही होगा ना भाई, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं डरेंगे,
है ना, है ना। जैसे कि सपोज आप दही में पानी मिला दो, दही में जब आप पानी मिलाओगे पता तो चल जाता है पानी मिली हुई है ना, लेकिन वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं ना, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। सपोज आप दूध में पानी मिला दो, मिक्स हो जाते हैं ना, है ना, है ना। मेरी बात समझ रहे हो। अब मैम आप बोलोगे मैम वो तो इमल्शन है, कल ही आपने बताया था लिक्विड लिक्विड इमल्शन होता है। हाँ हाँ याद है तुमको, मुझे पता है, लेकिन अब यहाँ समझो हम क्या समझ रहे हैं, हम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन समझ रहे हो कॉलॉइड। तो अब सोचो, जब दही में आपने पानी मिलाया तो पानी ने मना तो नहीं किया ना, मैं नहीं मिलूंगा दही के साथ, आई डोंट लाइक हर, नहीं ऐसा नहीं है ना, है ना। लेकिन वही सोचो, सपोज तुम घी में पानी मिलाओ, मना कर देगा ना वो, मैं नहीं मिलूंगा। तेल में पानी मिलाओ, नहीं मिलूंगा, है ना। मक्खन में पानी मिला दो, देखो कितना डिफरेंस हो गया, दूध में पानी मिलाओ मिल जाएगा, मक्खन में मिलाओ नहीं मिलेगा ना, अलग हो जाता है ना, उससे अलग बन जाता है, जबकि दूध से बना हुआ है। गॉड क्या कर सकते हैं, है ना, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है हमारे लिए। चलो वो सब छोड़ो, वो ग्रैटिट्यूड हम कभी और बता दूंगी उनको, मतलब भगवान को एक्सपेक्ट कर दूंगी मैं, एक्सपेक्ट क्या क्या बोल रही हूँ मैं। हाँ तो मैं उनको ग्रैटिट्यूड अलग से बता दूंगी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन के बेसिस पर या तो वो इंटरैक्ट कर लेंगे, अगर वो इंटरैक्ट करेंगे या तो वो अच्छे से इंटरैक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या एक दूसरे को रिपेल मारेंगे, ठीक है। अगर वो दोनों यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो, ये एक दूसरे से मिल जाए, है ना, एक दूसरे से प्यारा सा इंटरैक्शन कर लें, तो वही होता है हमारा फिलिक, है ना, फिलिक। तो यानी कि ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा आपका फिलिक माने क्या हो गया बेटा, लविंग। और एक होता है फोबिया, जिससे हमें डर लगता है, बोलते हैं ना फोबिया है इससे हमें, ठीक है, या कोई भी चीज जिससे डर लगता है, जैसे स्पाइडर फोबिया भी होता है ना, मुझे लिजर्ड फोबिया है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इसको जब इन दोनों को एक दूसरे से फोबिया हो जाए तो क्या होगा बेटा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम पसंद ही ना करे एक दूसरे को, भाग न जाएंगे बेटा एक दूसरे से, है ना, तो वो होगा हमारा लायोफोबिक, डर रहे हैं बेटा एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं, पास ही नहीं आना चाहते। ये क्या बेटा, बढ़िया इंटरेक्शन हो रहा है। तो अब एक बात बताओ कि अगर बढ़िया इंटरेक्शन हो रहा है, अभी वहां पे भी जाएंगे, पहले ये वाला पार्ट समझ लो। अगर बढ़िया से इंटरेक्शन होगा, अगर अच्छे से इंटरेक्शन करेंगे तो दोनों के बीच की एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना, ग्रेट एफिनिटी होगी बीच की, है ना। दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे। तो आप फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे ग्रेट एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। लायोफोबिक क्या, मैं तो मिलना ही नहीं चाहता इसके साथ, ठीक है, आई डोंट लाइक इट, है ना। मान लो मक्खन में तुम पानी मिला दो, मिलना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो वो कौन है बेटा, लायोफोबिक, ठीक है। ये मक्खन पानी के एग्जांपल वैसे दे रही हूं, लिखकर मत आना कॉपी में, उसका एग्जांपल बताऊंगी मैं अभी, ठीक है। अभी समझो लायोफोबिक क्या हो गया, समझ गए ना, ठीक है। डर रहे हैं वो, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही डर रहे हैं बेटा एक दूसरे से। फोबिक, तो यहां पर क्या होगा, वेरी लेस एफिनिटी या लेस एफिनिटी लिख लो, मर्जी आपकी, वेरी लेस एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, क्लियर, डन, ओके। चलो अब आगे आते हैं, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए बेटा, देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल, पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ लायोफिलिक का। जैसे आपने कभी आटा गूंथते हुए देखा हो मम्मी को, तो उसमें ना आटे में पानी मिलाते हैं, ठीक है, और आटे में जब पानी, गेहूं का आटा ले लो, ठीक है, अभी गेहूं के आटे से शुरुआत करते हैं। तो जब आटे में पानी मिलाते हैं तो फिर वो आटा धीरे धीरे जब वो अच्छे से मिक्स होने लगता है आटा और पानी, ठीक है, तो वो क्या होता है, आटा खिंचने लगता है, ठीक है। जब वो आटा खिंच रहा होता है, सोचो मिल गए ना वो दोनों आपस में बिल्कुल, ठीक है, पानी निकल के तो नहीं भाग रहा, ठीक है, वो होता है ग्लूटेन की वजह से, ठीक है, ग्लूटेन होता है, हमारी रोटी के अंदर भी ग्लूटेन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो रोटी खिंचती है। तुमने देखा होगा, मक्का की रोटी ले लो या फिर
कोई और रोटी ले लो, बाजरे की मैंने खाई नहीं है, कूटू की रोटी ले लो, ठीक है, तो वो खिंचती नहीं है, तो उनमें ग्लूटेन जो होता है वो कम होता है बहुत। गेहूं के अंदर ग्लूटेन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, तो वो जो ग्लूटेन है वही एक एग्जाम्पल हो गया हमारा लायोफिलिक का, ठीक है। ग्लूटेन ले लो, स्टार्च ले लो, सेल्यूलोज ले लो, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लायोफिलिक। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एग्जाम्पल समझ में आ गया ना पहले, ठीक है। और बेटा इसका एग्जाम्पल जो होता है, पहले एग्जाम्पल ही समझ लो, फिर एग्जाम्पल से ना तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे। और हाँ, आज मैंने तुमको ये नहीं बताया कि कौन सा पॉइंट किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सीबीएसई के लिए। जब मैं पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगी तब मैं आपको आज बताऊंगी कि सीबीएसई के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए कौन सा करना है, नीट के लिए कौन सा करना है। बिकॉज आई थिंक अगर मैं शुरू में ही बता दूंगी तो उतने ध्यान से तुम पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो जब मैं इसको करा लूंगी कंप्लीट, मैं तब इंपॉर्टेंट बताऊंगी, अभी से बता दूंगी तो फिर तुम्हें पता है क्या होता है, तुम वही पॉइंट पढ़ते हो जो इंपॉर्टेंट बताया होता है, बाकी तुम छोड़ दोगे कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मेरे इंपॉर्टेंट बताने का मतलब होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा अच्छे से करो, ठीक है, और उसको कर लो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये नहीं होता उसको छोड़ दो, ओके। चलो आगे आते हैं। हाँ बेटा, अभी इनमें दोनों में अच्छे से डिफरेंसेस जानेंगे, ठीक है, पूरा डिफरेंस करेंगे इसका। अभी बता दूं ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो आपसे दोनों के बीच का डिफरेंस पूछेगा, लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच का डिफरेंस पूछता है, ठीक है। 2 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको 2 मार्क में एटलीस्ट 4 पॉइंट तो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो और जेई और नीट में तो नहीं पूछेगा, ठीक है। बस हाँ ये समझ लो कि जो जेई और नीट वाले बच्चे हैं बेटा, ये फाउंडेशन है, तभी आपके आगे के कोएगुलेशन फॉर्मुलेशन वाले सवाल होंगे, ठीक है। सीबीएसई तो भाई तुम भी दोगे, है ना, ऐसा थोड़ी क्रॉस करके निकल जाओगे। अच्छा अब आगे आते हैं, आगे समझते हैं बेटा, ग्रेट एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा है, सोल ऑफ स्टार्च, सेल्यूलोज लिख लो, सेल्यूलोज लिख लो बेटा, और क्या लिख लो, पॉलीमर्स लिख लो, ग्लूटेन लिख लो बेटा, ग्लूटेन भी इसी का एग्जांपल है। प्रोटीन्स लिख लो, अगर पॉलीमर आ गया तो प्रोटीन्स को मैं क्यों छोड़ूंगी, प्रोटीन्स भी इसी पार्ट में आएगा। अभी मैं आपको प्रोटीन का एक एग्जांपल भी दूंगी, करके भी दिखाऊंगी कि प्रोटीन्स कैसे होते हैं, ठीक है, जब यहाँ पर आएंगे हम। अब आगे आते हैं, ये एग्जांपल्स हो गया बेटा। इसका होता है बेटा सोल ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स के सोल होते हैं, ठीक है, यानी कि जब अभी बताते हैं, देखिए, और सोल ऑफ मेटल सल्फाइड, देखो बेटा, जो मेटल का सोल होता है वो बनाना बहुत आसान नहीं होता, ठीक है। जैसे गोल्ड का सोल बनाना इजी नहीं होता। गोल्ड, अगर मान लीजिए मैं गोल्ड को पानी में डिसॉल्व कराऊं, ठीक है, गोल्ड को पानी में डिसॉल्व कर, तो क्या आपको लग रहा है कि आसान है क्या, गोल्ड को पानी में डाला डिसॉल्व हो गया, नहीं ना, इजी नहीं है ना, भाई। एक मिनट रुको, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। आज मैंने चेन भी नहीं पहनी है, सो छोड़ो नहीं है, आज मेरे पास चेन भी नहीं है जो मैं पहनती हूँ, तो छोड़ो। अब देख लो, ये जो गोल्ड है इसको पानी में डिसॉल्व कराना आसान नहीं है ना, आप खुद भी समझ सकते हो। तो ये दोनों क्या है बेटा, खुद दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लायोफोबिक हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जब ये खुद दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं, तो इसको बनाना इजी नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास बेटा कुछ अलग से मेथड होते हैं जो लायोफोबिक होते हैं बेटा। लायोफोबिक के केसेस में हमारे पास कुछ अलग से मेथड होते हैं जिनसे हम ये वाले कोलॉइड्स बना सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, दे कैन बी, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय indirect methods, अच्छा अब यहाँ आते हैं, सेकंड, अगर मान लो दही में आपको पानी मिलाना है, ठीक है, तो दही में जब आप पानी मिलाओगे तो क्या बहुत कुछ करना पड़ेगा क्या, कोई बहुत मैकेनिकल या केमिकल मेथड से गुजारना पड़ेगा उसको, नहीं ना, सिंपली उसको शेक करो, ठीक है, जो आपने पानी मिलाया उसे चम्मच से क्या करो बेटा, मिला दो,
ठीक है। स्पून से जब तुम उसे मिलाओगे तो वो पूरा इंटरमिक्स हो जाएगा, पानी और दही, है ना, सब मिक्स हो जाएंगे ना, है ना, है ना। अब अगर वो मिक्स हो जाएंगे तो आपने ये बात समझ लो कि आपने कुछ अलग नहीं किया उसका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। आपने बस क्या किया, क्या किया जल्दी बताओ, उसको शेक कर दिया, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि लायोफिलिक कॉलॉइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, ठीक है, बाय शेकिंग। बस शेकिंग से आप लायोफिलिक कॉलॉइड्स को बना सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? अभी बताती हूँ, देखो अभी मैं लिख दूं पहले इसको, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग, ठीक है। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मेथड और बाय शेकिंग लिख लो, ठीक है, ठीक है। कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय शेकिंग लिख लो, ये लिख लो। अभी मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ, तो मुझे ये एग्जांपल वहां पर भी ले रहे हैं। सो आई हैव समथिंग टू शो यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो बेटा, ये जो मैंने लिया है दिस इज प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर ये मैं प्रोटीन ले रही हूँ और ये प्रोटीन है जो जिम में यूज करते हैं ना, ठीक है, नाइट्रोटेक का प्रोटीन है ये। अब देखो ये प्रोटीन मैं मेरे पास ये जार है, मैं इस प्रोटीन को इसमें डालूंगी, ठीक है। अब मैंने प्रोटीन का एग्जाम्पल आपको क्या बताया है कि प्रोटीन किस में आता है, लायोफिलिक कोलॉइड में आता है, ठीक है। अब ये लायोफिलिक कोलॉइड में है, अब मैं इसमें डालूंगी पानी, वाटर, ठीक है। एक और मैं अब करके दिखाऊंगी आपको कि जस्ट बाय शेकिंग यू कैन प्रिपेयर इट। हाँ, और कोलॉइड का लास्ट क्लास में एग्जाम्पल बताना भी रह गया था, है ना, कोलॉइड के एग्जाम्पल भी बताना रह गया था, तो अब आज देख लो कोलॉइड के एग्जाम्पल। ये देखो बेटा, ये जो बन गया, ये आपको थोड़े थोड़े पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं ना, इसके पार्टिकल्स नजर। ये क्या है बेटा, पूरा कोलॉइडल सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है। देखो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पर ये इतने छोटे नहीं हैं कि अगर मैं, जो हमारे पास छन्नी होती है, ठीक है, जिसमें हम चाय को छानते हैं, अगर मैं उसमें छानूं तो ये छनेंगे नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ये देखो, इसको मिक्स कर दो, ये आपका प्रोटीन शेक तैयार हो गया। पीना है किसी को? पीना है? अरे दूसरा जार है ये, कल मिट्टी वाला जार नहीं है, कभी मना कर दो कि नहीं हम नहीं पी रहे, ठीक है। तो ये बन गया प्रोटीन शेक। अब जिम तो जाना है मैंने शाम को, तो कोई नहीं, ऐसी पी लेंगे। तो ये देखो, ये क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन हो गया। अब मैंने क्या बताया आपको, कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय शेकिंग, ठीक है। अच्छा बेटा, इसकी जरूरत तभी पड़ेगी जब मैं आपको ये पार्टिकल साइज वाला समझाऊंगी। अब आगे आते हैं, देखो स्पेशली मैं ये प्रोटीन का डब्बा लेकर आई थी आज आपको ये दिखाने के लिए। चलो आगे देखते हैं। हो गया ये, ठीक है। अभी इसके बेटा कुछ पॉइंट बाकी है, मैं ऊपर वाला हटा रही हूँ और मैं वो पॉइंट्स वहां लिखूंगी, ठीक है। एक मिनट रुकिए बस, ये इंटरेक्शन के बेसिस पर ये हटा देते हैं। अच्छा एक काम करो, मैं इस पूरे को हटा दूंगी, बस ना यहाँ पर ये वाले और लिख लो, पार्टिकल साइज वाले, ठीक है। बस लिख के छोड़ दो, अभी समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ आ गया, आएगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, यहाँ आएगा मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड, और यहाँ आएगा आपका आखिरी एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ठीक है, ओके डन। तो यहाँ पर ये जो मेरे पॉइंट्स बचे हैं बाकी, अब हम उन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। उसको लिख लेना बेटा, नोट जरूर बना लेना। इस चैप्टर में जितना ज्यादा प्रिसाइज पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। पूरी एनसीईआरटी रटने मत बैठ जाना, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये कुछ पॉइंट हो गए बेटा लायोफिलिक लायोफोबिक के। तो जो थर्ड पॉइंट होगा, जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अब एक बात बताओ, जब इसको डायरेक्टली आप शेकिंग से बना सकते हो
तो दिस इज स्टेबल ना, दिस इज क्वाइट स्टेबल। देखो देखो जब आपने डायरेक्टली शेकिंग से बना लिया तो दिस इज व्हाट, क्वाइट स्टेबल। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगी क्वाइट स्टेबल एंड दिस इज क्वाइट स्टेबल एंड बेटा देखो एक चीज होती है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन को अभी जब तक मैं आपको आगे नहीं पढ़ा रही तब तक के लिए समझ के चलो, प्रेसिपिटेशन इज कोएगुलेशन। ठीक है, तो ये जो होता है ये इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि जो देखो क्वाइट स्टेबल एंड डू नॉट गेट प्रेसिपिटेट और कोएगुलेट इजीली। ठीक है, जो कोएगुलेशन है वो बहुत आसानी से नहीं होता। क्वाइट स्टेबल एंड डू नॉट easily coagulated। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़े उस तरफ जाए बेटा, तो ये होता है हमारा लेस स्टेबल। ऑफ कोर्स लेस स्टेबल होगा, है ना, इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हो और डिस्पोज्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को क्या करें बेटा, पास ला रहे हैं, हम जबरदस्ती पास ला रहे हैं। ठीक है, तो क्या है बनने के बाद भी क्या है बेटा, ये क्वाइट लेस स्टेबल। ठीक है, लेस स्टेबल है। अब अगर ये लेस स्टेबल है तो देखिए बेटा ये जो है लेस स्टेबल होने के साथ साथ इसको आसानी से प्रेसिपिटाइज किया जा सकता है, यानी कि आसानी से कोएगुलेट किया जा सकता है। तो दिस इज लेस स्टेबल एंड कोएगुलेट इजीली। देखिए बेटा आप इसको पढ़ेंगे, आप इसको ठीक से पढ़ेंगे अगली क्लास में जब कोएगुलेशन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को बस आप अभी लिख लीजिए। आप बहुत अगले आगे चैप्टर्स में यही पढ़ना है, कोएगुलेशन वैल्यू, फोकलेशन वैल्यू, यही सब पढ़ना है। ठीक है, तो अभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं हम। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर ना ये वाला जब पॉइंट पढ़ लेता है और उसके बाद जब मैं अगला पॉइंट पढ़ाती हूँ तो उस पर कॉन्ट्रडिक्शन सा लगता है यहाँ पर दिमाग में। ठीक है, बट समझना इस चीज को, जब लायोफिलिक है, ठीक है, लायोफिलिक कॉलॉइड जो होता है, जब देखो बेटा दोनों के बीच में यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों के बीच में अच्छे खासे इंटरेक्शन फोर्सेस हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं रिवर्सिबल। ठीक है, कि उनको बाद में सेपरेट भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखो जब तुम उनको जबरदस्ती पास लाते हो ना, यानी कि तुमने गोल्ड इन वाटर, इसका तुमने क्या किया, इसको तुमने सोल बना दिया। ठीक है, तो आप क्या है बेटा, इसको बहुत आसानी से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर सेपरेशन, लायोफिलिक में सेपरेशन इज पॉसिबल, बट लायोफोबिक में अगर एक बार मिला दिए, बात समझना ध्यान से, लायोफोबिक में पहले तो मिलेंगे ही मुश्किल से, फिर जुदा भी मुश्किल से होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? पहले तो भाई मिलेंगे ही मुश्किल से क्योंकि फोबिक है, एक दूसरे से डर रहे हैं। लेकिन अगर तुमने एक बार इनडायरेक्ट मेथड करके कुछ केमिकल, कुछ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, वो सब करके, ठीक है, तुमने अगर इनको मिला दिया, यानी इन दोनों को डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिला दिया, तो बेटा ये दूसरे से दोनों फिर अलग नहीं होना चाहते। तो ये बात समझिए, ये वाला तो हो जाता है इररिवर्सिबल। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है बेटा इधर वाला, ये हो जाता है आपका रिवर्सिबल। ठीक है, क्या बात आपको इतनी समझ में आई? कि देख लो बेटा 4 पॉइंट पढ़ाए हैं, उनमें ये वाले पॉइंट को आप 5th पॉइंट बना के एग्जाम्पल बनाना चाहते हो तो दैट्स योर चॉइस, बट ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत हैं, मोर देन सफिशिएंट। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फलाना ढिकना करना हो कर लो। ठीक है, नो यूज, ना तो पेपर में आने हैं। ठीक है, और पढ़ाई करने को तो तुम सरफेस केमिस्ट्री मास्टर्स लेवल का पढ़ लो, बट जितना सिलेबस में उतना ही तो तुम्हारे लिए बेनिफिट करेगा। पढ़ने को तो तुम मास्टर्स लेवल का पढ़ लो कि नॉलेज के लिए पढ़ रहे, हाँ पढ़ लो, श्योर पढ़ लो। ठीक है, बट जो तुम्हारे पेपर में आएगा और जो तुम्हारे लिए बेनिफिट देगा वो तो वही है ना। सरफेस केमिस्ट्री पे लगाओ, मान लो तुम कितने घंटे लगाओ, तुम 24 से 25 घंटे लगा दो। ठीक है, पेपर में तो उतनी मार्क्स कहाँ है जितने का वो चैप्टर डिजर्व करता है।
मेरी बात समझ रहे हो? तो हर एक चैप्टर को उसी पर्सपेक्टिव से और उतना ही टाइम देना चाहिए जितना वो डिजर्व करता हो, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें कि तुमने बहुत सारे पॉइंट उठा लिए, सरफेस टेंशन भी पढ़ रहे हो, विस्कोसिटी भी पढ़ रहे हो और वो चीजें भी पढ़ रहे हो जो सिलेबस में नहीं है, तो उनका कोई फायदा तुम्हें नहीं होने वाला, ठीक है? तो ये मैंने 4 पॉइंट्स जो तुम्हें लिखवाए हैं, इसको लिख लेना। सीबीएसई का पेपर हो और आ जाए डिफरेंसेस, आप भी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 3 से 4 तो लिखने ही होते हैं और 2 से ज्यादा का वो आएगा भी नहीं, ठीक है? तो ये डिफरेंस जरूर कर जाना सीबीएसई के पेपर के लिए। और जेई और नीट के लिए ये वाले पॉइंट बेटा, ये तो हम पूरे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ये हम पूरे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी एंड नीट, ठीक है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला पूछ लेता है, ठीक है? तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो ये बात याद रखना। बस घूम फिर के एक बात याद रखनी है, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। समराइज करते हैं बेटा फटाफट, फिर इधर बढ़ेंगे। देखो मैंने कहा कोलॉइड्स दो तरीके से डिवाइड होते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज के बेसिस पर तो यहाँ गए भी बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन 2 तरीके का हो सकता है, या तो एक दूसरे से प्यार करें या एक दूसरे से नफरत करें, ठीक है? तो अगर या तो फिलिक होगा यानी कि लविंग होगा, ठीक है, या फोबिक होगा, फोबिक माने या तो हेटिंग होगा, ठीक है? भाई फोबिक माने हेटिंग, फिलिक माने लविंग, ठीक है? तो डिस्पर्स, और ये कौन करने वाले भाई, हेट या लव, ठीक है? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से बढ़िया से इंटरैक्ट कर ले, इन दोनों के बीच की एफिनिटी इंटरैक्शन की बहुत ज्यादा हो, तो हो गया हमारा क्या, लायोफिलिक, ठीक है? और एफिनिटी बेकार सी हो, मुझे नहीं रहना इसके साथ, ठीक है? तो वो हो गया हमारा फोबिक, ठीक है? अब कौन, जैसे कि आटे में पानी मिला दो, फिलिक, रोटियां खाते हो ना रोज, ठीक है? फिलिक, ठीक है? स्टार्च में पानी मिलाओ और किस में पानी मिला दो, सेल्यूलोज, ठीक है? और प्रोटीन में पानी मिला दो, उसको कैसे हम भूल गए, ठीक है? प्रोटीन में पानी मिला दो तो क्या है, लायोफिलिक। क्लियर, डन ना? समझ में आया लायोफिलिक कौन है, ठीक है? अच्छा, अब आपको पता है कि इनको हम डायरेक्टली बना सकते हैं, शेक करो डायरेक्टली, तुम्हारे सामने तैयार, ठीक है? और ये रिवर्सिबल भी है बेटा, ये रिवर्सिबल भी है। क्या आपको बात समझ आ रही है? रिवर्सिबल भी है, डायरेक्टली भी बन जाता है, जितने प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं ऐसे अलग भी हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर तुम इन दोनों को, फोबिक वालों को मिला दो एक बार, तो तुम्हें इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको क्या है, ये इरिवर्सिबल, ठीक है? समराइज हो गया, ठीक है? क्लियर हो गया, याद हो गया ना? जो क्लास में पढ़ा रही हूँ यहीं पर याद होना चाहिए, ठीक है? डन। अच्छा बेटा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछ लिया था, ये कंपटीशन में पूछा था, इसलिए मैंने बेसिक यही वाला एग्जांपल लिखा आपका कि इसका नाम क्या होता है, ठीक है? तो इसका नाम है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं, हम इनऑर्गेनिक में पढ़ाते हैं वैसे, ठीक है? तो बट पूछ लेता है नाम कि इसका द नेम ऑफ दिस सोल, AuNH2O इज, तो इसको बोलते हैं पर्पल ऑफ कैशियस, ठीक है? तो ये आपने मार्क करके लिख लेना है, दिस इज फॉर योर एग्जाम, ठीक है? दिस इज फॉर योर IIT नीट एग्जाम, ठीक है? क्लियर? सीबीएसई में नहीं पूछने वाला, ओके? सीबीएसई वाला बच्चा नहीं भी करेगा तो इट्स ओके। अब आते हैं बेटा, ये वाले पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है? अब आते हैं उस तरफ, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ठीक है? इसको हटा रही हूं मैं। पार्टिकल साइज के बेसिस पर कैसे डिफाइन किया, देख लो। जब इतनी बड़ी रेंज है तो पार्टिकल साइज छोटा भी हो सकता है इस रेंज में, और इस रेंज में पार्टिकल साइज बड़ा भी हो सकता है। अब अगर छोटा होगा, बस उस रेंज में आना चाहिए ना भाई, ठीक है? इस रेंज में आना चाहिए। अब इस रेंज में आ जाएगा तो इन तीनों में से वो कुछ भी हो सकता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं। I need some space, तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगी एक्सप्लेन करने के लिए। तो लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, क्या, पार्टिकल साइज, ठीक है?
अब पार्टिकल साइज के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कितने पार्ट का था, 3 पार्ट में था, ठीक है, 3 पार्ट में था। सबसे फर्स्ट क्या था, मल्टी मॉलिक्यूलर, क्या इसके नाम से बता सकते हो, मल्टी मॉलिक्यूलर, यानी कि हाँ हाँ सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। मल्टी, मल्टी माने बहुत सारे, अच्छा मैक्रो माने बहुत बड़े, बहुत बड़े, और एसोसिएटेड माने एसोसिएट हुए होंगे कुछ, ये तो पता नहीं क्या, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, ठीक है। अभी पहले ये टॉपिक पढ़ लो, फिर मैं बता दूंगी कौन सा टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं बेटा टॉपिक पर, मल्टीमॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए, सबसे पहले ओके, मल्टीमॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, देखो बेटा मल्टीमॉलिक्यूलर, मल्टीमॉलिक्यूलर यहां लिख लो कॉलॉइड्स, ठीक है। जब मैं जल्दी करती हूँ ना थोड़ी सी टॉपिक को खत्म करने की, तभी मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ। देखो बेटा, जो मल्टीमॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स है, मल्टीमॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स का मतलब होता है कि जब बहुत छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स हों, और वो क्या करें, वो पार्टिकल्स क्या करें, देखो बेटा मान लो ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, इस कॉलॉइडल सॉल्यूशन में ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है। अब अगर ये पार्टिकल आपस में एग्रीगेट हो जाए, यानी कि आपस में क्या हो जाए बेटा, छोटे छोटे पार्टिकल्स जमा हो जाए एक जगह, और वो किस रेंज में पड़ जाए, वो कॉलॉइडल की जो हमारी रेंज होती है, ठीक है, जो कॉलॉइडल की रेंज होती है इसमें आ जाए, तो वो सोल्यूशन, वो जो सोल्यूशन है वो कैसा बन जाएगा बेटा, उसको कैसे डिवाइड करोगे तुम, बोलोगे मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड, ठीक है। इट इज नथिंग बट द एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, कि स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्रीगेट हो गए। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, याद करो सल्फर, सल्फर क्या, सल्फर वैसे तो नॉन मेटल होता है, लेकिन जो सल्फर है वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की बात करूं तो जनरली जैसे N2 बनती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, अब कार्बन C के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे सल्फर जो है वो S8 बनाता है। S8 का मतलब क्या हो गया, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं, भाई यही तो हुआ इसका मतलब, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स, ठीक है। अरे यही तो होगा ना भाई, मतलब फिर वो एवोगाड्रो नंबर वगैरह वो तुम करते रहना, ठीक है। जनरल मतलब ये हुआ, ठीक है, कि आप अगर मैं एक मॉलिक्यूल सल्फर का उठाऊंगी तो उसमें सल्फर के छोटे छोटे 8 पार्टिकल्स होंगे। तो ये क्या है बेटा, मल्टीमॉलिक्यूलर कॉलॉइड क्या है, एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और एग्जाम्पल हो गया S8, P4 लिख लो, ठीक है, फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, P4 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए बेटा, ये आपके क्या हो गए, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है, हाँ गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां से हटा देते हैं। अब आते हैं हम मैक्रोमोलिक्यूलर कॉलॉइड्स पर। मैक्रोमोलिक्यूलर कॉलॉइड्स क्या होते हैं, अगेन मैक्रोमोलिक्यूलर कॉलॉइड्स have large molecular masses and they are nothing but your proteins। याद करो, तुमने अगर पॉलीमर चैप्टर पढ़ लिया है तो पॉलीमर चैप्टर में जो पहली डेफिनेशन ही होती है वो क्या बोलता है, they are what, मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना, they are what, मैक्रोमोलिक्यूल्स। यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे, बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे, तो वही क्या होता है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स। दैट मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग टू गिव यू बिगर मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, जब आपके मोनोमर्स क्या करें बेटा, आपस में बॉन्डिंग करे तो आपका क्या बनता है, पॉलीमर बनता है ना, ओके। अच्छा ये बन गया पॉलीमर। प्रोटीन कैसे बनता है, ये जो मैंने प्रोटीन इसमें डिसॉल्व किया है और ये आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार है, ये कैसे बना, प्रोटीन कैसे बना, डेफिनेशन बताओ प्रोटीन की, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ी होगी, हाँ नहीं याद आ रही,
प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या होते हैं? प्रोटीन्स भी पॉलीमर ही होते हैं अमीनो एसिड्स के। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट पढ़ने लगूं, ये मेरे पास नाइट्रोटेक रखा हुआ है प्रोटीन, अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट पढ़ने लगूं तो इसमें वेरियस टाइप ऑफ बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जिससे ये मिलकर बना है। दिस इज अ वे प्रोटीन। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रोटीन इज व्हाट? प्रोटीन इज व्हाट? द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अगर अमीनो एसिड को पॉलीमराइज करोगे तो तुम्हें प्रोटीन मिलेगा। अब वो प्रोटीन मेरा क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल। अगर आपके पास इथीन है और उसको पॉलीमराइज करोगे तो यू विल गेट पॉलीथीन। तो वो जो पॉलीथीन है दैट इज व्हाट? मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये जो आपके हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। अगर नेचुरल की बात करूंगी तो एग्जाम्पल में जैसे आ जाता है स्टार्च, ठीक है, प्रोटीन्स भी आते हैं, ये क्या है आपके सेल्यूलोज आ गया, ठीक है, ये सब क्या है आपका मैक्रोमोलिक्यूल। और अगर सिंथेटिक की बात करूंगी, सिंथेटिक माने जो हमने बनाया, जो मैन मेड है, ये भगवान ने दी है, ठीक है, तो जो हमने बनाया वो क्या है बेटा? हाँ बोलो। पॉलीथीन और जो भी फलाना ढिकना पॉलीमर्स में आपने पढ़ा होगा वो सब, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जितने भी पढ़े होंगे, नोवेलैक, मैरोलैक, सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये पॉइंट लिख लेना बेटा, हैव लार्ज मॉलिक्यूलर मासेस। इनके जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, हैव लार्ज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देन एग्जांपल कर लिया। अब आते हैं बेटा एसोसिएटेड कोलॉइड पर, सबसे इंपॉर्टेंट जहां से आपका क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड। अब एसोसिएटेड कोलॉइड समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ, समझाने के लिए चलो समझाना शुरू करते हैं। देखो एसोसिएटेड कोलॉइड क्या होता है, देखो बेटा ध्यान से समझना इस चीज को। एसोसिएटेड कोलॉइड समझाने से पहले एक चीज समझा देती हूँ जिससे तुम्हें आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं, तुमने कभी कपड़े धोए हैं? अरे मैं तुमसे कह नहीं रही जाके धो लो, तुमने कभी कपड़े धोए हैं या धोते हुए देखा हो, ठीक है, मम्मी को, या फिर अगर तुम हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में तो बहुत ही कपड़े धोने पड़ते हैं, है ना, नहीं मतलब कोई और नहीं धुलवाता तुमसे, अपने कपड़े धोने पड़ते हैं ना। मैंने तो बहुत धोए हैं हॉस्टल में कपड़े, सबके नहीं अपने। हाँ मैं सोच रही मैम सबके कपड़े धोती है, अरे मैंने अपने कपड़े धोए हैं खुद हॉस्टल में, उनकी बात कर रही हूँ। तो देखो 12th के बाद सोच लो जिंदगी ऐसी ही है, 12th तक मजे कर लो 12th ही है, जितना 12th के बाद ही स्ट्रगल शुरू हो जाएगी तुम्हारी। चल आते हैं स्ट्रगल पे, तो देखोगे तुम खुद मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें। हाँ तो आते हैं हम एसोसिएटेड कोलॉइड के कि एग्जाम्पल क्या देना है मुझे। देखो कपड़ों की बात चल रही थी, ठीक है, कपड़े धोना। जब हमें कपड़े धोने होते हैं, ध्यान से समझना, ये टॉपिक याद हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कपड़े धोना सीख लिया तो ये टॉपिक भी हो गया। देखो बेटा जब कपड़े धोते हैं तो कपड़ा ना जैसे क्लोथ्स है, उन पे गंदगी लगी हुई है, डर्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं, और अगर मुझे उन्हें साफ करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी लूंगी, ठीक है। तुमने देखा होगा जो ज्यादा गंदे कपड़े होते हैं उनको हल्के गर्म पानी में धोया जाता है, ठीक है। तो आपने ले लिया हल्का गर्म पानी, हल्के गर्म पानी का राज खुलेगा लास्ट में, ठीक है, उसकी डेफिनेशन आती है आपके पेपर में कि हल्के गर्म पानी क्यों लिया आपने, ठीक है, समझो। हाँ तो बकेट में मैंने क्या किया बेटा, मैंने बकेट में हल्का गर्म पानी ले लिया। अब मुझे सारा हटाना पड़ेगा, आपने लिख लिया ना, एसोसिएटेड कोलॉइड पढ़ने वाले हैं हम ढंग से, ठीक है, ये सारा हटा देना, अभी हटा दूंगी मैं इसलिए लिख लो। तो क्या किया बेटा आपने, यहाँ बकेट में आपने थोड़ा हल्का गर्म पानी ले लिया, ठीक है। अब उस हल्के गर्म पानी में क्या करते हैं हम, डिटर्जेंट डालते हैं या सोप डालते हैं, ठीक है। सोप डालोगे तो मलना पड़ेगा आपको, तो उसे छोड़ दो, डिटर्जेंट डालेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिटर्जेंट डाल दिया। डिटर्जेंट डालते बेटा हम उसको क्या करते हैं, हाथ से डिटर्जेंट को ऐसे हिला देते हैं जिससे फोम बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे झाग आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फोम आते हैं, फ्रोथ आता है ऊपर, ठीक है। अब देखो जब वो फोम आ गया तो उसके बाद क्या करते हो, आप कपड़े डालते हो उसमें भिगो देते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब ये सारा प्रोसेस, ये जो एसोसिएटेड कोलॉइड है ये वही लाया करता है, जो आपके कपड़े भीगे पड़े रहे ना थोड़ी देर हल्के गर्म पानी में, ठीक है, तो वो
उस दौरान क्या हुआ, वही हमारा एसोसिएटेड कोलॉइड है। समझो, अब जब आपने कपड़ा भिगो दिया तो होता क्या है, देखिए बेटा, जो हमारा सोप है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। सोप और डिटर्जेंट, ये हमारा होता क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। ये देखो बेटा, ये सोप और डिटर्जेंट हमारे बनते हैं स्टेरिक एसिड से। स्टेरिक एसिड क्या है, स्टेरिक एसिड है ये C17H35COOH, ये है आपका स्टेरिक एसिड। ठीक है, ये होगा आपका स्टेरिक एसिड। अब ये जो स्टेरिक एसिड है, बेटा, इसमें आप क्या करो, इसमें आप सोडियम डाल दो। जब आप इसमें सोडियम डाल दोगे तो अब जो आएगा वो होगा आपका C17H35COO-Na+। यही होता है आपका सोप और डिटर्जेंट। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या आ गई सोप और डिटर्जेंट की, आएगा बेटा लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे आप, इसीलिए समझ लो, बेकार की बात नहीं है। जो आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जैसा पढ़ते हो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्लास 12, तो उसमें आएगा, इसीलिए आपको समझ लेना है यही। तो ये कुछ नहीं होते, ये क्या है, सिर्फ सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट भी लिख सकते हो, और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा आपका सोप और डिटर्जेंट। चलो ठीक है, सोप और डिटर्जेंट तो हमने समझ लिया, पर इसका क्या, अब ये आगे करेंगे क्या, अब इसको समझते हैं। देखो, ध्यान से देखना बेटा, आज तुम कपड़े धोना सीख जाओगे ऑफ कोर्स, और एसोसिएटेड कॉलॉइड्स भी देखो, तो अब क्या होगा कि जब आपने, देख लो ये डिटर्जेंट है जो आपके वॉशरूम में रखा हुआ है, ठीक है। अब इस डिटर्जेंट को क्या करते हैं, पहला चीज क्या किया था मैंने, फर्स्ट स्टेप क्या था कपड़े धोने का, कि डिटर्जेंट को पानी में डालो। जैसे ही आप इस डिटर्जेंट को पानी में डालोगे, तो होगा क्या भाई, जल्दी बताओ। ये डिटर्जेंट पानी में जाते ही बेटा क्या करेगा, टूट जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। वही हाल होगा जो नमक के साथ होता है, पानी बिल्कुल वही हाल करने वाला है इसको आयंस में ब्रेक कर देगा। अब अगर इसको आयंस में ब्रेक कर देगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, मेरी बकेट में जैसे ही डिटर्जेंट गया और मैंने उसको ऐसे डिसॉल्व करा दिया, तो मुझे मेरा ये आयन मिल गया। ठीक है, अब ये आयन आपके कपड़े धोने में, आपके कपड़ों की गंदगी हटाने में बहुत हेल्प करेगा। क्यों? देखो, अगर मान लो कपड़ों पर कोई ऑयल पार्टिकल लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, मान लीजिए ऑयल पार्टिकल लगा हुआ है कोई, तो ऑयल होता क्या है, बताओ जल्दी, क्या होता है ऑयल? अरे हाइड्रोफोबिक नहीं होता, डरता नहीं पानी से, कितना डरता है भाई, ऑयल ऐसी थोड़ी हट जाता है, सोप लगाना पड़ता है। सोचो पेट्रोल या ऑयल, ठीक है, तुम पानी के ऊपर डाल दो, क्या होगा, ऊपर तैरता रहेगा। क्यों? वो डरता है भाई पानी से, डरता है ना, तो यानी कि क्या होते हैं, अब ये चीज जो डरते हैं ना, उनकी जो डरते हैं वो करते हैं, घर गए वो नहीं बता रही। देखो, जो डरता है, ठीक है, जो डरता है वो उसके साथ मर्ज भी नहीं होगा, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। जो पानी से डरे वो हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब समझो इस बात को, हाइड्रोकार्बन पार्ट जितना भी होता है, यानी कि वो पार्ट जो आपका हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो, हाइड्रोकार्बन नोट कर लेना बेटा, हाइड्रोकार्बन नोट करके लिख लेना, हमेशा क्या होता है बेटा आपका, हाइड्रोकार्बन हमेशा ही हाइड्रोफोबिक होता है, डरता है पानी से बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या करता है बेटा, पानी से बहुत डरता है। अब देखो, मैं अगर इन दोनों पार्ट में लगाऊं तो पानी से डरने वाला पार्ट कौन सा है? हाँ, सोचो जल्दी, जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हो भाई। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हो वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। तो यानी कि ये तो मेरा डरने वाला पार्ट है,
फोबिक। लेकिन क्या मेरे आयंस पानी से डरते हैं क्या? पूछो नमक से जाकर, क्या वो डरता है पानी से? ना ना, कहाँ डरता है वो? Na+Cl-2 तो है, यानी कि वो पानी से नहीं डरता। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है, क्या ये पानी से डरने वाला है? नहीं, ये हो गया मेरा हाइड्रोफिलिक। ठीक है, पानी से प्यार करता है। फिलिक माने लविंग, फोबिक माने हेटिंग। ओके, तो ये मेरा पार्ट बन गया। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं, अब मैं काउंट नहीं कर रही, वैसे जब जनरली जब आप अपनी बुक्स में देखोगे, मॉड्यूल्स में देखोगे, तो वहां पर ना वो 17 उन्होंने पूरे काउंट कर रखे हैं। ठीक है, तो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। ये कुछ इस तरह से बनेगा ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब तुम लगा लेना। ठीक है, तो अब देखो ये जो है, ये पूरी जो चेन नजर आ रही है, ये जो चेन नजर आ रही है बेटा, इसको हम कहते हैं टेल। और कौन सी टेल कहते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, जो हमारा हाइड्रोफिलिक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, डन, क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा देखो, ये हाइड्रोफिलिक टेल है, ये हाइड्रोफोबिक हेड है। अब मान लो कि ये है आपकी गंदगी, ये है मेरा ऑयल पार्टिकल, ये ऑयल है। ठीक है, ये रहा मेरा ऑयल पार्टिकल, और यू कैन से डर्ट। ठीक है, ये मेरा डर्ट है। अब क्या होगा मुझे बताओ। जैसे ही डिटर्जेंट जाएगा, ये कपड़ों पर लगाओ बेटा, कपड़े भी बनाऊं क्या? इतना तो समझदार हो यार तुम, कपड़े पे ऑयल पार्टिकल लगा हुआ है। अब सोचो, जब ये डिटर्जेंट इसके पास जाएगा तो कौन, इन दोनों में से कौन पास जाना चाहेगा? हाइड्रोफोबिक टेल इसके पास जाएगी या हाइड्रोफिलिक हेड इसके पास जाएगा? कौन जाएगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात भाई, जो जैसा है वो वैसे को पसंद करेगा ना। हाँ, तो हाइड्रोफोबिक के पास हाइड्रोफोबिक जाएगा। भाई ऑयल की एक ड्रॉप है और ऑयल की दूसरी ड्रॉप है, दोनों पानी में पड़े हुए हैं, तो दोनों कौन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं? ऑयल के ड्रॉप्स ना। समझ गए। तो यानी कि ये भी क्या है बेटा? हाइड्रोफोबिक, और ये भी है हाइड्रोफोबिक। तो क्या है बेटा? ये दोनों आपस में बॉन्ड कर सकते हैं। तो ये बेटा, ये जो चेन होगी, ठीक है, ये जो चेन बन रही है, ये इससे मिलेगी, और यहाँ ये हो गया मेरा हेड। ठीक है, अब देखो अगेन, बिल्कुल वही होगा। ठीक है, अब ऐसे करके बेटा ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। बेटा C17 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको भी बिल्कुल जब एग्जाम में आएगा तो गिन के नहीं बनाने, कभी गिनने बैठ जाओ उसको कि बहुत टाइम है यार, 3 घंटे से पहले पेपर हो गया, चल कार्बन ही गिनने। ठीक है, टीचर भी नहीं गिनने वाली है। ठीक है, अब ये बन गया बेटा, अब देखना समझना, ये लिख लिया होगा ना? ठीक है, अच्छा अब आते हैं बेटा, देखो ये वाला जो है, ये मेरा क्या है? हाँ, हाइड्रोफिलिक हेड। ये क्या है बेटा? हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, ये है मेरा ऑयल पार्टिकल। अब देखो होता क्या है बेटा, ये जो मैंने पूरा चित्र बनाया है, ये जो चित्र बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं हम मिशेल। क्या बोलते हैं? मिशेल, MICELL, मिशेल्स। ठीक है, मिशेल लिख दो। ठीक है, ये जो होता है बेटा, ये आपका होता है मिशेल्स। ठीक है, अच्छा देखो ये मिशेल है बेटा, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, जितनी भी गंदगी लगी होगी उतने मिशेल फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, अब इसको ये मेरा मिशेल बना, ठीक है, इस मिशेल से होगा क्या कि ये जो मेरा ऑयल पार्टिकल है बेटा, ये जो मेरा ऑयल पार्टिकल है, ये जो मेरी गंदगी है, इसको कौन खींच रहा है मिलके? ये टेल खींच रही है। बात को समझ रहे हो? जब आपने कपड़े भिगो दिए, जब आपने कपड़े डिटर्जेंट में भिगो दिए, तो उसमें हो क्या रहा है? ये टेल क्या कर रही है बेटा? इसको क्या कर रही है बेटा? बाहर खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, क्लियर डन। चलो, तो क्या होगा? मेरा डर्ट पार्टिकल बाहर आ जाएगा और गंदगी क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी। ठीक है, और यही तो हमारा मेन पर्पस था। और किससे साफ हुई? मिशेल से साफ हुई। अब ये जो मिशेल है बेटा, इसी को हम क्या बुलाते हैं?
एसोसिएटेड कोलॉइड्स, एसोसिएटेड कोलॉइड। आपको इतनी बात समझ आ गई? यही क्या है मेरा एसोसिएटेड कोलॉइड है। अच्छा, अब इस पे क्या इंपॉर्टेंट है, चलो डिस्कस करते हैं। बेटा एक तो चाहे सीबीएसई हो चाहे आपका नीट हो, वो आपसे डेफिनेशन ये जरूर पूछ सकता है सोप और डिटर्जेंट की। वैसे इसको केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में पढ़ते हैं, बट स्टिल अगर आप अभी से नोट डाउन कर लोगे तो वहां पे थोड़ा काम कम हो जाएगा, या ऐसे समझो वहां पे रिवाइज हो जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद करना है। अच्छा, उसके बाद क्या समझना है, ये वाला ये जो मैंने टोटल मिशेल फॉर्मेशन आपको करके दिखाया है, ये आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है, ये आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। उसमें जो बिल्कुल बताया है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लिख देंगे, और ये सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे 2 मार्क में 3 मार्क में ये पूरा मिशेल फॉर्मेशन पूछ ले, ठीक है, वो पूछ ले व्हाट आर एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ठीक है, गिव एग्जांपल एंड एक्सप्लेन मिशेल फॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, अब यहां पर आपसे और क्या चीजें वो पूछ सकता है वो और डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, एक होता है आपका क्राफ्ट टेम्परेचर, उधर का मैं हटा रही हूँ, वो 2 जो पॉइंट है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, और अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो ऑफ कोर्स उसमें भी आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है, और जेईई और नीट में पूछ सकता है। कैसे, किस तरीके से, या तो वो असर्शन रीजन बोल देगा या फिर वो ट्रू फॉल्स में दे देगा, ठीक है, तो आप डेफिनेशन देखिए और इसको समझिए। देखो बेटा, आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि हल्का जो गुनगुना पानी होता है, या बहुत जितना ज्यादा गंदा कपड़ा होगा, जो बहुत ज्यादा गंदे कपड़े होते हैं, उनको हम कैसे क्या करते हैं, उनको गर्म पानी में डिटर्जेंट डालकर फिर डालते हैं। क्यों डालते हैं? देखो समझो, देखो बेटा, हमें क्या चाहिए होता है, एक टेम्परेचर ऐसा चाहिए होता है, मिनिमम टेम्परेचर एक हमें चाहिए होता है जिसके ऊपर ही मिशेल फॉर्मेशन होगी। बहुत ठंडे पानी में जब आप डिटर्जेंट डाल देते हो, मान लो तुमने आइसी कोल्ड वाटर ले लिया, बहुत ठंडा पानी ले लिया, तो उसमें जो कपड़े हैं वो अच्छे से साफ नहीं होते। ये तुमने प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि कपड़े बहुत अच्छे से साफ नहीं होते, बस उनमें स्मेल तो आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी डिटर्जेंट की, पर वो साफ नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है जिसके ऊपर ही मिशेल फॉर्मेशन होगी, और वो टेम्परेचर, ठीक है, दैट टेम्परेचर अबव विच, लिख लेना, दैट टेम्परेचर अबव विच द मिशेल फॉर्मेशन टेक प्लेस इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। यानी कि ये मिशेल फॉर्मेशन जिस टेम्परेचर से ऊपर होती है वही आपका क्राफ्ट टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लिया, बोर्ड पे लिख लो ना यार, लिख लो, ठीक है। अगला आता है क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। इन दोनों की डेफिनेशन बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, बेहद, ठीक है। देखिए, अब ये क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन क्या है, समझिए इसको। देखो, जब डिटर्जेंट आप डालते हो पानी में, तो आप क्या करते हो, पानी का जो अमाउंट होता है वो कम लेते हो, ऐसे नहीं 1 बाल्टी पानी लिया, ठीक है, और कपड़े अच्छे से बिल्कुल भिगो दिए, नहीं करते ना। आप क्या करते हो, पानी का कंसंट्रेशन कम लेते हो, उसमें डिटर्जेंट डालते हो, और कपड़े सिर्फ क्या करते हैं, कपड़े उतना कि वो भीग जाए, ठीक है, उतना ही आप पानी लेते हो, है ना, वो कपड़ों के अकॉर्डिंग। तो समझो कि जब आप कंसंट्रेशन ज्यादा लोगे डिटर्जेंट की कम पानी में, तब ही मिशेल फॉर्मेशन हो पाएगी, तभी कपड़े साफ हो पाएंगे, ठीक है। मान लो तुमने पानी बहुत ज्यादा ले लिया और डिटर्जेंट का अमाउंट कम है, तो क्या कपड़े साफ होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर क्या है, आपका मिशेल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दोनों की डेफिनेशन लिख लेंगे बेटा। क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन इज द मिनिमम concentration above which Michel
मिशेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक है, और ऐसे ही लिखना है बेटा क्राफ्ट टेम्परेचर की, दैट इट इज द टेम्परेचर above which CMC और critical Michel formation take place। ठीक है, क्लियर, ओके गुड। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कोलॉइड का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा, किसको कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, किन किन पार्ट्स में करते हैं, दो अलग अलग बेसिक्स थे, इंटरेक्शन के बेसिस पर दो टाइप का था, लायोफिलिक लायोफोबिक, और पार्टिकल साइज के बेसिस पर तीन टाइप का था, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लायोफिलिक और लायोफोबिक में डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपका आता है एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड में भी ये दोनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये पार्ट आपको अच्छे से करना है। ठीक है, एंड अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन का ही अगला लेक्चर बनेगा। एंड टॉपिक क्या है नेक्स्ट टॉपिक कोलॉइडल का, जी याद नहीं आ रहा, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड पर अपना पूरा लेक्चर ऑफकोर्स। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत खुश रहिए। सो बाय बाय।